नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण खंड से अध्ययन करेंगे क्रिया का। क्या है ये क्रिया? यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्रिया क्या होती है? क्रिया का मतलब होता है कार्य का होना या करना। क्रिया का मतलब होता है काम। तो अभी क्रिया शब्द क्या है? वे सभी शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वे सभी शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। परिभाषा की यदि हम बात करें तो देखिए, वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अब देखिए, धातु क्या है? जो मूल रूप होता है क्रिया का, उसमें कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो सामान्य क्रिया का रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए किसी क्रिया के धातु रूप में ना प्रत्यय लगा दे, ना प्रत्यय लगाते ही वो सामान्य क्रिया का रूप ले लेगा। कैसे हैं? अब धातु क्या होते हैं? धातु रूप क्या है? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखें, क्रिया के मूल रूप में, मूल रूप जो कि संस्कृत भाषा के होते हैं, ना प्रत्यय, ना प्रत्यय लगने से सामान्य क्रिया बनती है। क्रिया के मूल रूप में जो कि धातु होता है, उसमें ना प्रत्यय लगने से क्या बनती है? सामान्य क्रिया बनती है। कैसे बनती है सामान्य क्रिया? जैसे मान लीजिए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए चल धातु है, लिख धातु है, पढ़ धातु है। अब इसके साथ में हमें ना प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है? ना प्रत्यय। यदि चल धातु में ना प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? चलना। लिख धातु में ना प्रत्यय लगाएंगे, शब्द क्या बनेगा? लिखना। पढ़ धातु में ना प्रत्यय लगाएंगे, शब्द क्या बनेगा? पढ़ना। इस प्रकार क्रिया के जो मूल रूप हैं, अर्थात जो धातु रूप हैं, ये सभी धातु रूप है, इनमें ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का क्या कौन सा रूप बनता है? क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब हम इस हिसाब से लें कि सामान्य क्रिया का रूप तो बन गया है, लेकिन ये क्रिया होती कितने प्रकार की है? इसके लिए हम लें तो देखिए, क्रिया के प्रमुख भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो हम यहां ले सकते हैं, क्रिया के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद कौन से हैं? जैसे मान लीजिए यहां से हम इसको एक डायग्राम के द्वारा समझना चाहें तो ये हमारा है क्रिया। इसका मूल रूप क्या है? धातु। रूपों की यदि बात करें तो 3 रूप इसके आ गए। पहला आ गया कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर पहला भेद कौन सा आ गया? कर्म के आधार पर। दूसरा इसका भेद कौन सा आ गया? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तीसरा इसका रूप कौन सा हो गया? काल के आधार पर। काल के आधार पर। और ये 3 हमारे सामने इसके प्रमुख रूप दिए गए हैं। अब इसमें लें कर्म के आधार पर क्रिया। अभी पूछ लिया जाए क्रिया के कितने रूप हैं, तो क्रिया के रूप कितने हैं? मुख्य रूप से 3 रूप कौन से हैं? रचना के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया और काल के आधार पर क्रिया।
ये जो 3 रूप दिए गए हैं, इन 3 रूपों का भी अलग अलग भेदों में वर्णन किया गया है। जैसे कर्म के आधार पर हम क्रिया लें तो कर्म के आधार पर क्रिया का पहला रूप होता है अकर्मक क्रिया, और दूसरा रूप होता है इसका सहकर्मक क्रिया। पहला क्या होता है अकर्मक और दूसरा होता है सहकर्मक। इसके भी यदि हम भेद समझना चाहें तो इसके भी 2 भेद हैं। इसके 2 भेद कौन से हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक, ये भेद किसके अंतर्गत आए? कर्म के आधार पर क्रिया के। रचना के आधार पर क्रिया की बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, और सहायक क्रिया। यानी मूल रूप से क्रिया के यदि रचना के आधार पर हम भेदों की बात करें तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? जो हमारे सामने दिए गए हैं 8 प्रमुख भेद इसके दिए गए हैं। समझने का प्रयास करेंगे। काल के आधार पर क्रिया, इसके अंतर्गत क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 है इसका भूतकालिक, भूतकालिक। दूसरा भविष्यत्कालिक, भविष्यत्कालिक, और दूसरा है इसका वर्तमानकालिक, क्षमा करना, वर्तमानकालिक, वर्तमानकालिक। और तीसरा इसका भेद होता है भविष्यत, भविष्यत्कालिक। यानी क्रिया के कितने रूप दिए गए हैं? 3 रूप। तो क्रिया के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन से होते हैं? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर और नंबर 3 काल के आधार पर। अब इसमें यदि हम लें तो 3 भेदों को अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सामने तीनों भेद स्पष्ट हैं। कौन से रूप हैं? इन रूपों को हम अलग अलग पढ़ने का प्रयास करेंगे। कैसे हम पहचाने कि यहाँ क्रिया अकर्मक है या सहकर्मक है। यदि कर्म के आधार पर क्रिया समझनी है किसी उदाहरण में तो कैसे समझे कि ये अकर्मक है या सहकर्मक है? बड़े बेहतर ढंग से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कैसे उन्हीं उदाहरणों में यदि हमें जरूरत पड़े कि हम रचना के आधार पर क्रिया का परीक्षण करें, पहचान करें, तो कैसे पहचानें कि इसमें रचना के आधार पर कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। यदि उन्हीं उदाहरणों में यदि हमें यह कह दिया जाए कि काल के आधार पर क्रिया का पहचान कीजिए, तो कैसे हम पहचानें कि इसमें क्रिया भूतकालिक है, वर्तमानकालिक है या भविष्यत्कालिक है? कैसे हम इसको पहचाने? तो सबसे पहले हम इसमें पहले रूप को लेते हैं जो कि दिया गया है कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया में सबसे पहला रूप दिया गया है अकर्मक। कौन सा दिया गया है? सबसे पहला रूप। अब यहां से हम ले लेते हैं सबसे पहले अकर्मक। सबसे पहला रूप कौन सा दिया गया है? अकर्मक क्रिया। एक बार इस शब्द पर गौर करना, अकर्मक। अ मतलब रहित, कर्मक यानी कर्म, कर्म से रहित। सबसे पहली बात तो यह है कि जहां अकर्मक क्रिया होती है ज्यादातर उन उदाहरणों में कर्म प्रयुक्त होता ही नहीं है।
जहां अकर्मक क्रिया होती है उन सभी वाक्यों में कर्म होता ही नहीं है। परिभाषा की यदि हम बात करें तो देखिए, संक्षिप्त रूप में यदि हम इसको समझना चाहें तो वो क्रिया जिसका सारा प्रभाव वाक्य में मौजूद कर्ता पर ही पड़ता हो, यानी क्रिया का सीधा संबंध किससे हो? कर्ता से। क्रिया के व्यापार का फल, क्रिया का सारा प्रभाव सिर्फ कर्ता तक ही सीमित हो, वो सभी क्रियाएं कैसी होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अकर्मक क्रिया को यदि परिभाषा के द्वारा हम समझना चाहें तो लिखिए, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में मौजूद कर्ता पर ही पड़ता हो, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी परिभाषा पर फिर से गौर करना कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, जो कि यहां पहले ही स्पष्ट हो रहा है कि अकर्मक यानी कर्म से रहित, कर्म ऐसे वाक्यों में कर्म होता ही नहीं है। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का जो प्रभाव है, क्रिया के व्यापार का जो फल है, वो वाक्य में मौजूद कर्ता पर ही पड़े या कर्ता तक ही सीमित रहे, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझना चाहें तो देखिए, जैसे कविता हंसती है, कुत्ता भौंकता है, आदमी बैठा है, टीना सोती है, टीना सोती है, बच्चा हंसता है, अगर इन उदाहरणों पर हम गौर करें तो सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि अकर्मक ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। वाक्य में सबसे पहले ये देखिए कि इसके साथ कर्म प्रयुक्त हुआ है या नहीं। यहां पर देखिए हंसना क्रिया हो रही है। क्रिया क्या है? ये परिभाषा में पहले हो गया कि वे सभी शब्द जिनसे कार्य का होना या करना पाया जाए। कोई भी कार्य, कोई भी ऐसा शब्द जिससे ये लगे कि कोई काम हो रहा है, वो सभी क्रिया शब्द हैं। मान लीजिए पंखा चल रहा है, क्रिया हो रही है। पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्रिया हो रही है। चल रहे हैं, क्रिया हो रही है। खा रहे हैं, क्रिया हो रही है। सो रहे हैं, क्रिया हो रही है। जितने भी जो शब्द हैं जिनसे कार्य का होना पाया जाता है वो तो क्रिया है। अब यहाँ पे देखिए कविता हंसती है, यहाँ पे क्रिया है हंसना। हंसती है, हंसने की क्रिया हो रही है। कर कौन रही है? कविता। हंसने की क्रिया कौन कर रही है? कविता। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कर्ता और कर्ता के बाद में क्रिया, कर्म कहीं मौजूद नहीं है। हम इसको क्या कह सकते हैं? ये क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। कुत्ता भौंकता है, भौंकने की क्रिया हो रही है। कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कुत्ते पर। कर्ता पर पड़ रहा है। क्रिया कौन सी है? अकर्मक, कर्म इसमें मौजूद नहीं है। ऐसे ही आदमी बैठा है, बैठने की क्रिया हो रही है। कौन कर रहा है? आदमी। कर्ता कौन है? आदमी। क्या क्रिया कर रहा है? बैठने की। यहाँ कर्म मौजूद है, इसमें कहीं भी कर्म मौजूद नहीं है।
क्रिया का सीधा संबंध कहाँ तक सीमित है, कर्ता तक ही सीमित है। इसलिए हम इस उदाहरण को भी क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे भी ये अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। टीना सोती है, सोना यहाँ पे क्रिया हो रही है, कर कौन रही है, टीना कर रही है। टीना यहाँ पर वाक्य में किस स्थिति में है, कर्ता की स्थिति में है, क्योंकि सोने की क्रिया तो कौन कर रही है, टीना ही कर रही है। लेकिन अब यहाँ देखिए फिर वही स्थिति है, क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता तक सीमित है और वाक्य में कर्म कहीं भी दिया नहीं गया है। तो ये सभी जो उदाहरण दिए गए, हंसना, भौंकना, बैठना, सोना, हंसना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया के रूप, ये उदाहरण। अब एक हम अन्य उदाहरण लेने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इस उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि इसमें क्रिया का कौन सा रूप प्रकट हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे उदाहरण लें, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वाक्य में व्याकरण के हिसाब से जो शब्द प्रक्रिया है, शब्द रूप है, उनको छांट करके लिखिए, तो अब हम यहाँ पे लेके देखिए क्रिया क्या है, खेल रहे हैं। यहाँ पर खेलना क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। ये तो हमें पता है कि वाक्य में क्रिया हो रही है, लेकिन ये क्रिया कौन कर रहा है, बच्चे। क्रिया कौन कर रहे हैं, बच्चे। तो ये भी हमें पता है कि ये तो कर्ता हो गया, यहाँ पे ये क्रिया हो गई। अब इसमें मैदान में शब्द एक और दिया गया है, मैदान शब्द, ये किस रूप में आएगा, क्या ये कर्म है? यदि इसको आप कर्म के रूप में मानते हैं और आप इस उदाहरण में प्रश्न मान लीजिए पूछ लिया जाए कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वाक्य में निहित क्रिया को परिभाषित कीजिए और आप अपने हिसाब से ही दिमाग लगाएं कि नहीं एक कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई, बच गया जो शब्द कर्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे और इस हिसाब से यदि हम इसको सहकर्मक क्रिया के अंतर्गत ले लेंगे तो हमारा जो उदाहरण है, हमारा जो परिभाषा है, पहचान है, वो सभी गलत हो जाएंगी और हमें किसी प्रकार का कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। इससे पूर्व जो कक्षा थी जिसमें हमने समास पढ़े, वो क्षमा करना, कारक पढ़े। हिंदी में जो 8 प्रकार के कारक प्रचलित हैं, उन सभी 8 कारकों को हमने अलग अलग पढ़ा। आराम से हम ये समझ सकते हैं कि किस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, किस कारक के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, किस कारक की क्या पहचान है। ये सभी चीजें हम उस अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर अब देखिए मैदान में, इसको हम कर्म नहीं मान सकते, क्योंकि यहां तो देखिए क्या आ रहा है, में विभक्ति आ रही है, में, पे, पर, जो कि अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। इसलिए इस वाक्य में मैदान शब्द कर्म के रूप में प्रयुक्त नहीं होकर के किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, अधिकरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और हम इस उदाहरण को भी क्या कह सकते हैं कि ये उदाहरण अकर्मक क्रिया का है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, अब दूसरा इसका जो रूप है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, पहले इसके शब्द पर विचार कीजिए। स यानी साथ में, ए यानी रहित, स यानी साथ में और ए यानी रहित। इसमें तो बिना, इसमें साथ में। कर्मक यानी कर्म, कर्म के साथ जहां क्रिया प्रयुक्त हुई हो, जहां क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हुआ हो और क्रिया के व्यापार का फल वाक्य में मौजूद कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता हो, वहां पर होती है क्रिया सकर्मक। वहां पर क्या होती है, क्रिया सकर्मक होती है। परिभाषा की यदि हम बात करें तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, वे क्रियाएं, परिभाषा की यदि हम बात करें तो देखिए, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त हो
तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में मौजूद कर्ता पर न पढ़कर, वाक्य में मौजूद कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सकर्मक क्रिया में कहाँ कर्म प्रयुक्त होता है, कैसे हम इसको पहचाने कि यहां क्रिया सकर्मक है। तो देखिए, जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है। सविता खाना बना रही है। उदाहरणों पे गौर करना है। भूपेंद्र, देखिए वाक्य में क्रिया क्या है? पी रहा है। सबसे पहले हमें क्या पहचानना है, क्योंकि क्रिया पढ़ रहे हैं तो हमें वाक्य में ढूंढना भी क्या है? क्रिया। सबसे पहले यही ढूंढना है कि वाक्य में क्रिया क्या है। यहाँ यदि इस उदाहरण की बात करें तो इस उदाहरण में क्रिया शब्द कौन सा है? पी रहा है, यानी काम क्या हो रहा है? पीने का हो रहा है। तो क्रिया शब्द तो हमें मिल गया है। पीने की क्रिया कौन कर रहा है? ये देखना है। पीने की क्रिया कौन कर रहा है? भूपेंद्र। तो पीने वाला भी हमें मिल गया, यानी क्रिया को करने वाला हमेशा क्या होता है? कर्ता। क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता। तो क्रिया भी हमें मिल गई और करने वाला भी मिल गया। तो क्रिया तो यहाँ है पी रहा है और करने वाला है भूपेंद्र। भूपेंद्र दूध पी रहा है, पीना क्रिया हो रही है, कर कौन रहा है? भूपेंद्र। लेकिन क्या पी रहा है? एक कर्म यहाँ पे मौजूद है और दूध पी रहा है, इसलिए क्रिया का सारा प्रभाव किस पर पड़ा? दूध पर, कर्म पर। तो यहां पर ये क्या हो गया? कर्म। दूसरा उदाहरण लिखिए, बना रही है। बनाना यहां पर क्रिया मिल गई। ये क्रिया बनाने की कौन कर रहा है? सविता। ये कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गया। ये बच गया, क्या बना रही है? खाना। इसका प्रभाव किस पर पड़ा? कर्म पर। तो ये क्रिया कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया। अब बात आती है कि मान लीजिए किसी उदाहरण में हमें यह पहचानना हो कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। तो देखिए, इसकी पहचान की बात करें, क्रिया के अकर्मक तथा सकर्मक रूप को पहचानने हेतु क्रिया शब्द से पूर्व, क्रिया शब्द से पूर्व क्या या किसको, क्या या किसको लगाकर देखें, लगाकर देखें। यदि उत्तर में कुछ मिलता है तो क्रिया सकर्मक और यदि उत्तर में कुछ नहीं मिले तो क्रिया
अकर्मक होती है। यहां पर ये विशेष है, ध्यान में रखना है। यदि क्रिया के अकर्मक और सहकर्मक रूप को पहचानना है तो कैसे पहचाने हम क्रिया के अकर्मक और सहकर्मक रूप को। यहाँ पर दो शब्द हमने लिए हैं, एक है क्या और दूसरा है किसको। इनके अलावा हमें और कोई शब्द काम में नहीं लेना है। जो शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं उन शब्दों को ही हमें काम में लेना है, ये परीक्षण करने के लिए, ये जानने के लिए कि वाक्य में जो क्रिया हुई है वो अकर्मक है या सहकर्मक। अब जैसे इन्हीं उदाहरणों पर हम इस प्रयोग को परखते हैं। देखिए यहाँ पर हंसना क्रिया है, इससे पहले क्या हंसती है? नहीं है। अब यहाँ पे लगा ले हम अपने हिसाब से कि कौन हंसती है तो उत्तर मिलेगा। ये कविता हंसती है तो फिर ये तो करता है, ये कर्म कैसे हो सकता है? जो शब्द दिए गए हैं यही लगाकर देखना है, इसके अलावा हमें और कोई शब्द नहीं लगाना है। यदि इन शब्दों के साथ में यदि उत्तर मिल रहा है तो हम उसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ लगाकर देखिए सभी अकर्मक आएंगे, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या हंसती है? कविता हंसती है। क्या भौंकता है? कुत्ता भौंकता है। तो क्या ये कर्म थोड़ी है? ये तो सारे के सारे करता है। जैसे इसको लें, यहां पर हम लगाएं, किसको ही लगाना है, किस में नहीं लगाना है। अब यहां लगाए खेल रहे हैं, किस में खेल रहे हैं? तो हम कह देंगे नहीं मैदान में खेल रहे हैं। मैदान में नहीं, आपको ही लगाना है। किसको खेल रहे हैं? मैदान को खेल रहे हैं। यहां पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इस हिसाब से कह सकते हैं किसको खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कोई खेल का नाम नहीं है। किसको खेल रहे हैं? कोई खेल का नाम नहीं है। क्या खेल रहे हैं? खेल का नाम नहीं है। तो हम इसको अकर्मक क्रिया का रूप दे सकते हैं। यहां पर देखिए पी रहा है, क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। उत्तर मिल रहा है, मतलब क्रिया सहकर्मक है। क्या बना रही है? खाना बना रही है। उत्तर मिल रहा है, मतलब क्रिया सहकर्मक है। इस प्रकार से हम क्रिया शब्द से पूर्व क्या या किसको लगा करके अकर्मक तथा सहकर्मक क्रिया के रूप को पहचान सकते हैं। आशा है कि अकर्मक और सहकर्मक क्रिया के रूप को पहचानने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें लेते हैं हम सहकर्मक क्रिया के अंतर्गत एक कर्मक जो क्रिया होती है वो क्या होती है और द्विकर्मक जो क्रिया होती है वो क्या होती है। तो सहकर्मक क्रिया के अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं हम एक कर्मक क्रिया। सबसे पहले लें एक कर्मक क्रिया। सबसे पहले कोई भी परिभाषा हम लिखें उससे पहले आवश्यक होता है कि जो शब्द दिया गया है उस शब्द पर हमें विचार करना है। शब्द पर अच्छी तरह से विचार करें तो परिभाषा आदि तो वैसे ही स्पष्ट हो जाती है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं होती। यहां पर देखिए एक कर्मक, एक का मतलब एक संख्या, कर्मक मतलब कर्म, जहां क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ हो। परिभाषा इसी में है, इसी शब्द में परिभाषा भी छिपी हुई है। जहां क्रिया के साथ में केवल एक ही कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा की भी बात करें तो लिखना है, आप लिख सकते हैं, जहां वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे दुष्यंत पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहां पर देखिए क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। पढ़ना क्या हो रही है? क्रिया। ये क्रिया कौन कर रहे हैं? दुष्यंत कर रहे हैं। यहां पर लगाकर देखिए सहकर्मक है या नहीं। क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। कर्म मौजूद है तो कर्म भी हमारे सामने यहाँ कितने दिए गए हैं? एक ही कर्म दिया गया है, इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया। जहां क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म प्रयुक्त हो वहां पर एक कर्मक क्रिया
होती है। उसी प्रकार यदि हम इसके दूसरे रूप को लें तो द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, फिर से शब्द पर गौर करना है, शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। द्वि का मतलब होता है दो, कर्मक मतलब कर्म और क्रिया है, अर्थात क्रिया के साथ जहां वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हुए हों वो क्रिया क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। परिभाषा लिख लीजिए, वाक्य में जहां क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हों तो उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करें कि वाक्य में दो कर्म कैसे होते हैं। अध्यापक छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। यहां पर देखिए पढ़ाना क्रिया हो रही है, ये क्रिया कौन कर रहे हैं? अध्यापक। तो यहां पर ये तो कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले क्रिया पहचाननी है और क्रिया के साथ में कर्ता, कि उस क्रिया को कर कौन रहा है ये भी हमें पता है कि कर्ता कौन है, और क्रिया क्या हो रही है ये भी हमें पता है। अब देखिए यहां पर दो शब्द बच गए, जो शब्द हमें लेने थे उनको लगा करके देखिए अपने आप कर्म का पता चलेगा। क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं, एक कर्म हमें मिल गया। किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं, दूसरा कर्म भी हमें मिल गया। वाक्य में कितने कर्म आए? यहां पर दो कर्म आए, और जहां क्रिया के साथ दो कर्म हो वहां क्रिया द्विकर्मक होती है। इस प्रकार से हम अकर्मक और सहकर्मक क्रिया के रूप को पहचान सकते हैं। आशा है आपको अकर्मक और सहकर्मक क्रिया को पहचानने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली कक्षा में हम क्रिया के जो बाकी रूप हैं रचना के आधार पर और काल के आधार पर जो क्रिया के रूप हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे।